नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने क्लास 12 फिजिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 2 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये टॉपिक अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हर साल यहाँ से एक न एक क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे पूछ ही लेता है। या तो 2 मार्क्स का पूछ लेगा या फिर एमसीक्यू में यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। और टॉपिक का नाम क्या है भाई? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब कल हमने क्या डिस्कस किया? चार्ज के बारे में डिस्कस किया। हमने ये पढ़ा कि कैसे हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट में चार्ज इंड्यूस कर सकते हैं। हमने एक एक्टिविटी करके भी देखा कि हमने किस तरह से एक प्लास्टिक की रॉड में चार्ज इंड्यूस किया। मैंने यहाँ पर क्या ली थी कल, थोड़ा सा एग्जांपल समझते हैं, बेहतर समझ में आएगा। हमने कल यहाँ पर एक ऐसे प्लास्टिक की रॉड ली थी रिफिल के फॉर्म में, और मैंने क्या किया था, एक ऐसे सिल्क का कपड़ा लिया था। ठीक है, ऐसा कुछ हुआ था। और फिर मैंने क्या किया था, इस सिल्क के कपड़े को इस प्लास्टिक की रॉड में इस तरह से रब किया था, और फ्रिक्शन की वजह से इस सिल्क के कपड़े से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ चले गए? इस प्लास्टिक की रॉड में चले गए। और जिस एंड पर वो प्लास्टिक की रॉड में इलेक्ट्रॉन गए वो एंड कैसा हो गया? नेगेटिवली चार्ज हो गया। और जहां से इलेक्ट्रॉन निकल के आए वो पार्ट कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब जो सिल्क का कपड़ा था या फिर जो मेरा रुमाल था उसमें कितना चार्ज कैसा चार्ज इंड्यूस हुआ? पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ। और जो मेरे पास रॉड है, प्लास्टिक की रॉड थी, उसमें कैसा चार्ज इंड्यूस हुआ? नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर इधर गए। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? नाउ अगर मैं अज्यूम करूं हाइपोथेटिकली कि इस सिल्क के कपड़े से 10 इलेक्ट्रॉन निकलकर कहां चले गए? इस रॉड में गए। कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन निकलकर सिल्क के कपड़े से कहां गए? इस रॉड में गए। तो यहां पर कितना नेगेटिव चार्ज आएगा? 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव चार्ज आएगा। और एक इलेक्ट्रॉन में कितना नेगेटिव चार्ज होता है? माइनस का 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम के बराबर नेगेटिव चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन में। अगर यहां से 10 इलेक्ट्रॉन इस रॉड में गए तो उसमें कितना नेगेटिव चार्ज आएगा? 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव चार्ज आएगा। और यहां पर जिस सिल्क के कपड़े से इलेक्ट्रॉन निकल कर गए इसमें कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा? 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज आएगा। यानी इस सिल्क के कपड़े में जो चार्ज आएगा वो किसके बराबर आएगा? 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? ओके। अगर मैं ये बोलूं यहां 5 इलेक्ट्रॉन गए तो इसमें कितना चार्ज आएगा? 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव चार्ज आएगा। और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और अगर मैं अब ये बोलूं कि यहां से मैंने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन इधर भेजा, कितने इलेक्ट्रॉन? ये मेरे पास सिल्क की प्लास्टिक की रॉड है, ये सिल्क का कपड़ा है, यहां से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, एक प्रोसेस हमने यूज करी और वो इलेक्ट्रॉन यहां चला गया। और इस केस में इस रॉड में कितना नेगेटिव चार्ज आएगा? माइनस ई के बराबर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और इसमें कितना चार्ज आएगा? इसमें प्लस ई के बराबर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं 1/2 इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव चार्ज इस रॉड में लाना चाह रहा हूं। मेरी एक दिली ख्वाहिश है कि मैं इस रॉड में, इस प्लास्टिक की रॉड में माइनस 1/2 ई के बराबर नेगेटिव चार्ज इस रॉड में लाना चाह रहा हूं। मुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो इलेक्ट्रॉन मेरे पास यहां पर है इसको मुझे 20 से काटना पड़ेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन में अगर मैं एक पूरा इलेक्ट्रॉन लेता हूं इसमें कितना चार्ज होता है? माइनस ई चार्ज होता है। ई इज फॉर 1.6 इन 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? माइनस ई। अगर मुझे इस प्लास्टिक की रॉड में माइनस 1/2 ई चार्ज लाना है तो मुझे इस इलेक्ट्रॉन को 20 से काटना पड़ेगा और उसे फिर कहां डालना पड़ेगा? इस रॉड में डालना पड़ेगा। और तब जाके इस रॉड में माइनस 1/2 ई के बराबर चार्ज आ पाएगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? लेकिन यहां पर एक समस्या है। समस्या क्या है? मैं इस इलेक्ट्रॉन को ऐसे काट ही नहीं सकता। क्यों? क्वेश्चन आता है भाई क्यों नहीं काट सकता? इसलिए नहीं काट सकते बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज एलिमेंट्री पार्टिकल। हमने कल भी बात की थी, इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल होता है? एक एलिमेंट्री पार्टिकल होता है। यानी इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। इट इज एलिमेंट्री थिंग। यानी ऐसा हम कभी नहीं बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन अपने कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। ऐसा हम कभी नहीं बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन इज एलिमेंट्री पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन किसी चीज से मिलकर नहीं बना हुआ है। इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल है? एक एलिमेंट्री पार्टिकल है और उसे बनाने वाली कोई चीज इस दुनिया में नहीं है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन क्या है मेरे पास? एलिमेंट्री पार्टिकल है। यानी इसको मैं फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता, यानी इसको मैं 20 से काट नहीं सकता। अगर इसको मैं 20 से काट नहीं सकता तो ये वाला चार्ज मेरे पास आ नहीं सकता। तो इस रॉड में चार्ज देने के लिए कुछ कंस्ट्रेंट लग गए।
या तो मैं इसमें 1 इलेक्ट्रॉन डाल सकता हूँ भाई, या मैं इसमें 2 डाल सकता हूँ, या 3 डाल सकता हूँ, या 4 इलेक्ट्रॉन डाल सकता हूँ, या 5 इलेक्ट्रॉन डाल सकता हूँ, लेकिन मैं 1/2 इलेक्ट्रॉन, 3/2 इलेक्ट्रॉन, 5/2 इलेक्ट्रॉन, 7/2 इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकता। क्यों? क्योंकि अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता, माना मुझे माइनस का 3/2 इलेक्ट्रॉन डालना है, तो माइनस 3/2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को? -1/2 इलेक्ट्रॉन फिर माइनस ई डालना पड़ेगा, तभी तो कितना आएगा? माइनस का 3/2 ई आएगा। और ये वाला चीज़ तो पॉसिबल है ही नहीं। इसका मतलब ये चार्ज भी मैं इस रॉड में इंड्यूज नहीं कर सकता। यानी इस रॉड में जो चार्ज इंड्यूज होगा वो या तो कितना होगा? माइनस ई होगा, या कितना होगा? -2e होगा, या फिर कितना होगा? माइनस का 3e होगा, या फिर कितना होगा? माइनस का 4e होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, कहाँ तक? जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस रुमाल से कहाँ ट्रांसफर होंगे? इस रॉड में ट्रांसफर होंगे, उतना नेगेटिव चार्ज इसमें क्या हो जाएगा? इंड्यूस हो जाएगा। होगा नहीं होगा ऐसा? नाउ इसका उल्टा ही बोल सकते हैं हम इस रुमाल में जो चार्ज इंड्यूस होगा वो या तो प्लस ई होगा, क्योंकि या तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, या 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ से, या 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या फिर 1/2 इलेक्ट्रॉन कभी नहीं जाएगा। हमेशा या तो 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, 4 जाएगा। यानी जो यहाँ से चार्ज जाएगा इधर इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, वो या तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एंड सो ऑन। कहाँ तक? एन तक। अगर मैं इन दोनों को साथ लिख दूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से? Q इज इक्वल टू आइदर प्लस माइनस ई, या फिर प्लस माइनस 2e, या फिर प्लस माइनस 3e, या फिर प्लस माइनस 4e, एंड सो ऑन, प्लस माइनस ne, प्लस माइनस ne। जहाँ n क्या है? कोई एक इंटीजर है, तो सॉरी, जो n क्या है? कोई एक नंबर है। तो इसको मैं इन जनरल कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ क्या? n इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू ne लिख सकता हूँ। और जहाँ पर n है वो क्या हो सकता है? वो 0 हो सकता है, प्लस माइनस 1 हो सकता है, प्लस माइनस 2 हो सकता है, प्लस माइनस 3 हो सकता है, एंड सो ऑन, और प्लस माइनस n हो सकता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। यानी चार्ज कैसा है? क्वांटाइज है, कंटिन्यूस नहीं है। देखो समझो ना, क्वांटाइज के लिए एक वर्ड हम यूज कर सकते हैं, डिस्क्रीट। क्या यूज कर सकते हैं? डिस्क्रीट। जैसे मुझे अपनी छत पर जाना है तो मैं सीढ़ी का यूज कर रहा हूं ऐसे। एक कैसा रास्ता है? एक डिस्क्रीट रास्ता है। लेकिन अगर मैं ऐसे स्लाइड से होकर जा रहा हूं तो ये कैसा रास्ता है? कंटिन्यूस रास्ता है। तो जो चार्ज है उसको ऐसे समझ सकते हैं, कैसा है वो? डिस्क्रीट है, या हम बोल सकते हैं वो क्वांटाइज है, कंटिन्यूस नहीं है। तो चार्ज कैसा होता है हमारा? क्वांटाइज होता है। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को अगर डिफाइन करने को बोलोगे तो कैसे डिफाइन करोगे? आप लिख दोगे चार्ज इन एनी ऑब्जेक्ट इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसको कैसे डिफाइन करोगे? चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट विल बी इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। और इसको हम सिंबॉलिकली E से दिखाते हैं। ठीक है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड बाई E। और जो E की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? मैग्नीट्यूड में 1.6 इंटू 10⁻19 कूलॉम के बराबर होती है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको? जो E की वैल्यू है वो इतनी है। अगर मैं यहाँ नेगेटिव साइन लगाऊंगा, सॉरी यहाँ मैग्नीट्यूड लेंगे, नेगेटिव साइन कहाँ से आ जाएगा? इधर से आ जाएगा। अब आपके यहाँ क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ तो 0 आया नहीं। 0 का मतलब क्या हुआ? कि कोई भी चार्ज ट्रांसफर नहीं हुआ। Q इक्वल टू 0 हो जाएगा अगर मैं n इक्वल टू 0 पुट कर दूँ। कोई भी चार्ज यहाँ पर ट्रांसफर नहीं हो रखा है, वो किसके करस्पॉन्डिंग हो गया? n इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग। क्लियर रहती बात? तो दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड दिस इज फॉर्मूला ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ से क्या निकल के आया? Q इक्वल टू मेरे पास Ne निकल के आया। और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत दिनों तक आपके ये साथ रहेगा। बहुत दिनों तक क्या? जब तक आप फिजिक्स पढ़ोगे, चाहे आप किसी भी लेवल में चले जाओ अपनी लाइफ में, ये फॉर्मूला आपके साथ रहेगा। आपको पता है ये जो वर्ड है ना क्वांटाइजेशन, ये फिजिक्स की दुनिया में इतना पावरफुल है कि इस वर्ड ने क्या नहीं कर दिया, पूरी फिजिक्स बदल डाली इस वर्ड ने, सिर्फ इस क्वांटाइजेशन वर्ड ने। कैसे? समझो जरा। 1900 की बात है। 1900 में एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था मैक्स प्लांक।
और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली इसी समय। वो बात क्या थी? वो एनर्जी के बारे में बात थी। उन्होंने ये बोला कि एनर्जी इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज डिस्क्रीट, और वी कैन से इट इज क्वांटाइज। और इतना बोलते ही यहां से एक फिजिक्स की नई ब्रांच निकल के आ गई, एक नई शाखा निकल के आई, एंड दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज नोन एज क्वांटम मैकेनिक्स। यानी क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत सिर्फ एक लाइन से हुई थी, और वो लाइन क्या थी? एनर्जी इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज डिस्क्रीट। सेम उसी तरह से चार्ज के बारे में भी किसने बोला था? सबसे पहले फैराडे नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले चार्ज के बारे में ये बोला कि चार्ज इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज डिस्क्रीट। किसी भी ऑब्जेक्ट में चार्ज इस ई का इंटीजर मल्टीपल होगा, या तो वो प्लस ई होगा या फिर माइनस ई होगा। ठीक है, क्या सब मल्टीपल होगा? इंटीजर मल्टीपल। और इसी बात का प्रूफ एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मिल्कन। क्या नाम था? मिल्कन नाम था। और मिल्कन ने आई थिंक 1912 में इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर दिया कि जो चार्ज होता है क्वांटाइज होता है, न कि कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये वर्ड क्वांटाइजेशन या फिर क्वांटाइज या फिर डिस्क्रीट, अगर ये भी बोले ना चार्ज इज डिस्क्रीट, इसका मतलब भी यही हुआ कि चार्ज इज क्वांटाइज। ठीक है, चार्ज कैसा होता है? क्वांटाइज होता है। और ये जो स्टेटमेंट है इसी को हम क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। आई होप आपको थोड़ा बहुत फील यहाँ पर आ रही होगी। ओके, नाउ अब यहाँ पर थोड़ा सा ऐसी बातें करते हैं जो आपको थोड़ा बहुत चौंका सकती हैं। जैसे मैंने ये बोला कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज कितना हो सकता है, या तो प्लस माइनस ई हो सकता है, या फिर प्लस माइनस 2e हो सकता है, या फिर प्लस माइनस 3e हो सकता है, एंड सो ऑन। लेकिन q इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 या फिर 3/2e या फिर 1/3e प्लस माइनस, ये नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता। चार्ज ऐसा कभी नहीं हो सकता भाई। जब भी आपको चार्ज ऐसा दिखे, इसका मतलब क्या हुआ? वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को क्या कर रहा है? वॉयलेट कर रहा है। ये कभी पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब आप बोलोगे कि आपने तो कल बोला था कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो क्वार्क से मिलकर बने होते हैं, और एक क्वार्क दो टाइप के होते हैं। अगर मैं एक अभी के लेवल में बात करूं, दो क्वार्क होते हैं, एक अप क्वार्क होता है और एक डाउन क्वार्क होता है। इसको मिटाता हूं मैं, थोड़ा बेहतर समझ में आएगा, मतलब जगह मिल जाएगी मेरे को। क्वार्क दो होते हैं, एक अप क्वार्क होता है और एक डाउन क्वार्क होता है। और कल ही हमने, जब हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ रहे थे, वहां हमने डिस्कस किया था कि जो अप क्वार्क में चार्ज होता है कितना होता है? वो होता है 2/3 प्लस का 2/3 ऑफ ई। और जो डाउन क्वार्क में चार्ज होता है, चार्ज इन डाउन क्वार्क इज इक्वल टू कितना होता है? माइनस का 1/3ई। भाई अब क्या हुआ फिर? यहाँ पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्यों नहीं लग रहा है? यहाँ पर कहाँ इसका इंटीजर मल्टीपल है? तो फ्रैक्शन में आ गया यहाँ पर। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन टूटा हुआ लग रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का 1/3 पार्ट हो गया। ये क्या बात हुई? ऐसा कैसे हो सकता है? देखो, आपको यहाँ पर लग सकता है कि यहाँ पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का वॉयलेशन हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है क्या ना? जो ये अप क्वार्क और डाउन क्वार्क जो पार्टिकल होते हैं, ये कभी भी आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं। आपको कभी भी एक अप क्वार्क या फिर एक डाउन क्वार्क देखने को मिलेगा ही नहीं। यानी कभी भी ये आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं। ये हमेशा एक कॉम्बिनेशन में पाए जाते हैं, और वो कॉम्बिनेशन क्या होता है? अप अप डाउन। हमेशा इस कॉम्बिनेशन में पाए जाते हैं। या वो कॉम्बिनेशन क्या होगा? डाउन डाउन अप होगा। ठीक है, डी फॉर डाउन क्वार्क, यू फॉर अप क्वार्क, इस कॉम्बिनेशन में पाए जाते हैं। और जब क्वार्क इस कॉम्बिनेशन में पाए जाएंगे, चार्ज कितना हो जाएगा बताओ? टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? अप क्वार्क कितना हो जाएगा? 2/3 प्लस इसका कितना आ जाएगा? 2/3 और माइनस का 1/3 ई। तो कितना क्या आ जाएगा ये बताओ? 2 4, 4 में से 1 गया 3, 3/3 1 ई आ गया। यानी क्या बन गया? प्रोटॉन। ये मेरे पास क्या बना यहाँ पर? प्रोटॉन बना। यानी दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटॉन बनाते हैं। और यहाँ पर साफ दिख रहा है कि जो प्रोटॉन का चार्ज है वो क्वांटाइजेशन को फॉलो कर रहा है, या फिर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को फॉलो कर रहा है। तो हम ये नहीं बोल सकते सिर्फ इसको देखकर कि यहाँ पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का वॉयलेशन हो रहा है। उसके पीछे का रीजन ये है कि हमें अभी तक कि जो अप क्वार्क और डाउन क्वार्क हैं वो इंडिपेंडेंट फॉर्म में, या बोल सकते हैं आइसोलेटेड फॉर्म में, या फिर एक अकेला अप क्वार्क या फिर एक अकेला डाउन क्वार्क अब तक नहीं मिला है।
ये हमेशा एक कंपोजिशन में पाए जाते हैं, और कंपोजिशन क्या होता है, अप क्वार्क अप क्वार्क डाउन क्वार्क, या फिर डाउन डाउन अप क्वार्क। इसको देखो ये क्या बनेगा, देखो डाउन यानी माइनस का 3 1 अपॉन 3, फिर माइनस का 1 अपॉन 3 और प्लस का 2 अपॉन 3, और बाहर कितना आ जाएगा, e आ जाएगा। अंदर वाले को सॉल्व कर 0 आंसर लगा, 0 e हो जाएगा, और 0 e का मतलब n इक्वल टू 0, यानी कितना आ जाएगा आंसर 0 आ जाएगा। और 0 चार्ज किस में होता है, न्यूट्रॉन में होता है, तो इट इज अवर न्यूट्रॉन। यानी दो डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क मतलब क्या बनाते हैं, न्यूट्रॉन बनाते हैं। और अगेन यहाँ पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है, क्योंकि जो चार्ज है न्यूट्रॉन में वो इंटीजर मल्टीपल है किसका, ई का। और इस केस में जो एन की वैल्यू है, इस एन की जो वैल्यू है, जो यहाँ पर एन लिखा है, वो कितनी है, 0 है। ये बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कभी कभी लग सकता है आपको सीधे सीधे देखकर इसको कि अप क्वार्क और डाउन क्वार्क के केस में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का वॉल्यूशन हो रहा है, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ठीक, क्लियर बात, ओके। नाउ अब जो आगे वाली लाइनें हैं वो थोड़ा सा आपको और हैरत में डालेगी, या फिर आपको थोड़ा सा और सोचने पर मजबूर करेगी। मैं यहां पर एक अप्रोक्सीमेशन की बात करूंगा, और बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोक्सीमेशन है। हम इसके बाद जितने भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे उसी अप्रोक्सीमेशन के अंदर पढ़ेंगे। क्या है अप्रोक्सीमेशन, जरा समझो। अप्रोक्सीमेशन लिखो, यहाँ पे हैशटैग बना के लिखो, वो अप्रोक्सीमेशन ही होगा। हम ये मान के चलते हैं, अगर मेरे पास लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज है, ध्यान सुनना बात को, इफ any object have large amount of charge, then we can assume charge as a continuous। यानी वहां पर हम चार्ज की डिस्क्रीटनेस को इग्नोर कर सकते हैं। ऐसा क्यों कर सकते हैं अभी हम समझेंगे, लेकिन पहले लिख लेते हैं। if any object have large amount of charge, अब लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज कितना हो सकता है, से 1 कूलम। कितना भाई, 1 कूलम आपको छोटा लग सकता है 1 देखकर, लेकिन 1 कूलम चार्ज बहुत बड़ा चार्ज होता है, ठीक है। ये चार्ज प्रोड्यूस करने में, मतलब इंड्यूस करने में आपको साउंड लग सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज 1 कूलम ऑफ चार्ज। किसी ऑब्जेक्ट में अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज है, देन वी कैन assume that charge distribution is continuous। Charge distribution is continuous and discreteness या फिर quantization of charge and quantization of charge इग्नोरेबल। और जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होगा उसे हम इग्नोर कर सकते हैं फॉर दिस टाइप ऑफ चार्ज। अगर मेरे पास 1 कूलम चार्ज है और ये बहुत बड़ा चार्ज है, तो इस टाइप का अगर चार्ज होगा तब हम क्या कर सकते हैं, जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है उसे इग्नोर कर सकते हैं और ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कंटिन्यूअस है। अब ऐसा हम क्यों कर सकते हैं, उसे समझने के लिए मुझे ये निकालना पड़ेगा कि अगर मुझे 1 कूलम चार्ज चाहिए तो मुझे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो लेट मी फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर टू इंड्यूस 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन मुझे ट्रांसफर करने पड़ेंगे कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट में 1 कूलम चार्ज इंड्यूस करना चाहता हूं। देखो, सिंस वी नो फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इक्वल टू कितना होता है, Ne होता है। तो यहां से मेरे पास N इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q अपॉन E आ जाएगा, सिंपल सी बात है। और Q की वैल्यू हमको दी हुई है कितनी, 1 कूलम है, अपॉन E की वैल्यू यानी चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, उसका मैग्नीट्यूड 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो यहाँ से Q इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर, देखो माइनस 19 ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस 19 हो जाएगा। तो 10 की पावर कितना आ गया, ये प्लस 19, यहाँ से शून्य हटा, ये इधर आ गया। तो यहाँ से Q इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस इज अप्रॉक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो 10 की पावर 18, सॉरी ये क्या निकाला मैंने, Q नहीं आएगा, ये N आएगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन है, सॉरी फॉर दिस।
तो n इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 10 की पावर 18। 10 की पावर 18 एक छोटा नंबर है या बहुत बड़ा नंबर है? 10 की पावर 18 इज वेरी वेरी लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई छोटे इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, ऐसी बातें नहीं हो रही है। 10 की पावर 18, 10 है मतलब एक के आगे 18 जीरो, इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन हैं। तो अगर इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे ना, तो वहां पर हम जो चार्ज की डिस्क्रीटनेस है, या बोल सकते हैं उसका जो क्वांटाइजेशन है कि चार्ज अलग अलग होता है, कंटिन्यूस नहीं होता है, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। देखो इसको मैं एक बड़ा अच्छे से एग्जाम्पल समझाता हूं। अगर मेरे पास 4 सीढ़ी हो, ऐसे 1 2 3 4 सीढ़ियां हैं, साफ साफ दिख रही, कैसी हैं? डिस्क्रीट हैं। अब जरा सोचो, अगर आप मुझसे कोई वैष्णो देवी गया है, हजारों सीढ़ियां हैं, या फिर आप लोगों ने वो देखी चेन्नई एक्सप्रेस, वो कहता है कहाँ है मंदिर, वो कहता है उधर है मंदिर। तो वो जो सीढ़ियां हैं तो वो डिस्क्रीट, लेकिन उनको देखो लगती कैसी है? वो कंटिन्यूस, मतलब सब एक जैसी लगती हैं, ऐसा बराबर लगता है सब कुछ, ठीक है। उनमें डिस्क्रीट हमको दिखते नहीं है, हम वहाँ पर इग्नोर कर सकते हैं डिस्क्रीटनेस को। ऐसा कर सकते हैं हम? आंसर है हाँ जी, कर सकते हैं। यानी जब हमारे पास नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, अगर इसकी बात करें, बहुत ज़्यादा होंगे या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होंगे, तब वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जो चार्ज की क्वांटाइजेशन है उसको इग्नोर कर सकते हैं। उसका एग्जाम्पल हमने यहाँ पर देखा कि अगर 4 सीढ़ियाँ हैं तो बढ़िया है, 1 2 3 4 साफ साफ डिस्क्रिमिनेंट उनको दिख रही है। लेकिन अगर 4000 सीढ़ियाँ हैं तो भाई उस डिस्क्रिमिनेंट को मारो गोली, कंटिन्यूस ही मान लो, होगा नहीं होगा ऐसा? ठीक, ओके। आई होप आप ऐसे विजुलाइज कर पा रहे होंगे। बात सिर्फ विजुलाइजेशन की है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक कॉपी है, और ये कॉपी किससे मिलकर बनी हुई है? एक मैटर से मिलकर बनी हुई है, और इस पन्ने का कुछ न कुछ मास है। ये पन्ने पर हर जगह क्या है? मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब अगर मैं ये बोलूं, इस एक मेरे पास ऐसे पन्ना है, ठीक है, ऐसे समझो, मिटाता हूं, ठीक है, इधर बेहतर तरीके से समझते हैं। फील दिला के छोड़ूंगा आपको मैं। देखो ये मेरे पास एक पन्ना है, इस पन्ने में मास हर जगह है, ठीक है, और ये कैसा मास हो गया? कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया? कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्क्रीट में आओ। डिस्क्रीट में क्या होगा? माना इस तरह से मेरे पास एक सरफेस है, और अभी ये सरफेस खाली है। मैंने यहां पर एक पॉइंट मास यहां रख दिया, एक पॉइंट मास यहां रख दिया, एक पॉइंट मास यहां रख दिया, और एक पॉइंट मास यहां, एक पॉइंट मास यहां, एक पॉइंट मास यहां। अब बताओ ये कैसा मास डिस्ट्रीब्यूशन है? इट इज डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन, और वी कैन से क्वांटाइज। अब मास क्वांटाइज नहीं होता है, लेकिन हम सिर्फ समझने के लिए, फील लेने के लिए बोल सकते हैं कि भाई यहां पर मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? क्वांटाइज है। क्वांटाइज ने बोला, कैसे बोले? डिस्क्रीट बोल देंगे, ठीक है। तो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है यहां पर? डिस्क्रीट। डिस्क्रीट, डिस्क्रीट स्पेलिंग क्या होती है? डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है भाई यहां पर? डिस्क्रीट, क्योंकि सब अलग अलग आपको दिख रहा है। लेकिन ये कागज भी सेम ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, लेकिन यहां पर जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं वो एक दूसरे के बहुत करीब हैं भाई, बहुत करीब है यूं करके, ठीक है या नहीं है करीब? आंसर है हाँ जी है। यानी कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है यहां पर? कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसका मतलब यहां पर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल जब होंगे तब डिस्क्रीटनेस किस में कन्वर्ट हो जाती है? कंटिन्यूअस में, ठीक। तो यही रीजन है, जब हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तब वहां पर हम अज्यूम कर सकते हैं कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है? कंटिन्यूअस है। ओके नाउ, अब मेरे पास अगर बहुत कम नंबर ऑफ पार्टिकल हो, जैसे मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जैसे 10 या 20, तब उस समय हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर अगला पॉइंट क्या आ जाएगा? फॉर स्मॉल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फॉर वेरी स्मॉल चार्ज, वेरी स्मॉल चार्ज, we cannot ignore quantization of charge, quantization of charge, ठीक है। अब वो कितने कम हो सकता है? जैसे अगर मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, या फिर 10 इलेक्ट्रॉन का बराबर चार्ज है, तो इस केस में हम इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन अगर 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होगा तब हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। क्लियर बात? तो दिस इज ए वेरी गुड क्वेश्चन,
और वी कैन से दिस इज वेरी गुड अप्रोक्सीमेशन। और अभी हम जितना भी कैलकुलेशन करेंगे आगे आने वाले 3-4 चैप्टर में वो इसी अप्रोक्सीमेशन में होगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हम बहुत देर में घुसेंगे, हम इसी अप्रोक्सीमेशन के अंदर क्या करेंगे, डील करेंगे। ठीक है, हम अज्यूम करके चलेंगे कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कंटिन्यूअस है। क्लियर? ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं यहाँ पर क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ, आप तब तक इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको लिखने की मतलब समझने की कोशिश करो। चलो भाई, कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है हमने सीख लिया। अब कर लेते हैं क्वेश्चन। और क्वेश्चन को आप मेरे साथ साथ पढ़ोगे और वीडियो को पॉज करोगे और खुद एक बार सॉल्व करने की कोशिश करोगे। ठीक है, मजा आ जाएगा अगर आप सॉल्व कर लिए तो अपने मन से। ओके, पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। इफ 10 to the power 9 electron are moved out of a body to another body every second, how much time is required to get a total charge of 1 coulomb on the other body? तो मेरे पास क्या है, यहाँ पे दो बॉडी है, एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है। यहां से यहां 1 सेकंड में 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन निकल जा रहे हैं भाई, यहां से यहां ट्रांसफर हो जा रहे हैं। यानी यहां कैसा चार्ज आया होगा, नेगेटिव चार्ज, और यहां कैसा चार्ज आया होगा, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव हो गया होगा और ये कैसा हो गया होगा, नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से मूव होकर कहां जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। और 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां 1 सेकंड में पहुंच जा रहे हैं। फिर क्या बोल रहा है, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट ए टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब ऑन द अदर बॉडी। इस बॉडी में 1 कूलम्ब चार्ज लाने के लिए कितना समय लगेगा, ये हमें फाइंड करना है। समझो जरा, अगर मैं 1 कूलम्ब चार्ज की बात करूं तो 1 कूलम्ब चार्ज के लिए जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर होते हैं कितने होते हैं, अभी मैंने डिस्कस किया था। सिंस वी नो Q इक्वल टू NE, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर टू गेट 1 कूलम्ब चार्ज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N इक्वल टू Q अपॉन E। तो N इक्वल टू Q की जो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन E की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो N इक्वल टू अप्रॉक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 10 टू द पावर 18 अभी हमने कैलकुलेट कर रखा है। यानी इतने इलेक्ट्रॉन जब मैं यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर दूंगा तो उसमें कितना चार्ज आ जाएगा, 1 कूलम्ब चार्ज आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जा रहे हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होने में कितना समय लगेगा बताओ, 1 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होने में समय लगेगा कितना, 1 अपॉन 10 टू द पावर 9 सेकेंड। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। इसको सॉल्व करोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होने में कितना समय लगा, 10 टू द पावर माइनस 9 सेकेंड समय लगा। यानी 1 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होने में अगर 10 टू द पावर माइनस 9 सेकेंड लग रहा है तो इतने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होने में कितना समय लगेगा, तो टाइम रिक्वायर टू ट्रांसफर 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो दिस विल बी इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो कितना आ जाएगा ये 10 टू द पावर 18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 सेकेंड, एंड दिस विल बी इक्वल टू 10 टू द पावर 9 सेकेंड। और ये टाइम बहुत छोटा है, ये बहुत बड़ा है, इट इज़ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम। अगर इसको कैलकुलेट करोगे लगभग ये 200 साल के आसपास आएगा, 200 या फिर 300 साल, 200 ईयर के आसपास आएगा। ये कैलकुलेशन आपके लिए है कि आपको इस सेकंड को ईयर में चेंज करना है, और मैं जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है कितना है, लगभग 200 साल होगा। 10 टू द पावर 9 सेकंड इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 200 ईयर। यानी इसमें 1 कूलम्ब चार्ज लाने के लिए मुझे कितने साल लगे, 200 साल लगे। और जबकि रेट इतना फास्ट है, 1 सेकंड में 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच गए, इधर पहुँच गए। अब यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि भाई अगर 1 सेकंड में 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन वहाँ पहुँच गए और 10 टू द पावर 18 तो पहुँचाने थे, तो ऐसा क्या हुआ होगा। अगर आप थोड़ा बहुत गौर से समझो इस चीज़ को, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है, तो जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन के इसमें नेगेटिव चार्ज बढ़ा, अब होगा क्या, टाइम के साथ ये इलेक्ट्रॉन के अपने पास आने का अपोज करेगा। क्यों, क्योंकि ये खुद नेगेटिव बन जाएगा और इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव हैं, और जैसे जैसे टाइम आगे पास होगा तो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पहुँचने में क्या लगेगा,
समय लगेगा। आप ऐसा यहाँ पर सोच सकते हो, ठीक है। अब वो रेट क्या होगा वो अभी हम नहीं निकाल रहे, लेकिन हाँ यहाँ से ऐसा ही पता चल रहा है कि भाई अगर 1 सेकंड में 10⁻9 इलेक्ट्रॉन चले गए और नेक्स्ट जो 10⁻9 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसके लिए लगभग 999 साल लग गए, एंड विच इज़ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम। ओके, वही क्या रहा होगा, रीजन रहा होगा कि भाई यहाँ से निकालना भी कठिन हो गया होगा और यहाँ से इसमें डालना भी क्या हो गया होगा, टाइम के साथ कठिन हो गया होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब बढ़ते हैं आपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन ए कप ऑफ वाटर, मास ऑफ कप ऑफ वाटर इज 250 ग्राम। तो एक कप ऑफ वाटर है जिसका मास कितना है, 250 ग्राम है। हम बताना उस पर कितना पॉजिटिव चार्ज होगा, कितना नेगेटिव चार्ज होगा। एक हिंट दे रहा हूँ, अगर मेरे पास ये कप ऑफ वाटर है, अब कप ऑफ वाटर का मतलब अगर जब आप कप ऑफ वाटर को ऐसे हाथ लगाते हो, उंगली लगाते हो पानी में, आपको करंट लगता है, नहीं लगता है। यानी पानी का नेट चार्ज कितना होगा, 0। क्या उसमें चार्ज होगा ही नहीं, होगा। जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा। तो एक तो ये अंदाजा लग गया कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव भी होगा। अब आपके लिए भाई होमवर्क में है कि भाई बताओ कितना पॉजिटिव होगा और कितना नेगेटिव। जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा। क्या निकाल दो, पॉजिटिव निकाल दो, उतना ही क्या होगा, नेगेटिव भी होगा। ये होमवर्क में है। आंसर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको वहाँ अबाउट में जाके मिल जाएगा, ठीक है। जिसका भी आंसर आए आप व्हाट्सएप मुझे भेज सकते हो। और ये क्या है आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। और ये क्या हो गया, आज का हमारा टॉपिक हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कूलॉम्स लॉ के बारे में, जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और इम्पोर्टेंट क्या मतलब, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। बोले थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।